गुड इवनिंग। देखिए आज का अपना टॉपिक अपन लेके आए हैं उत्पादन और लागत वाले चैप्टर में परिवर्ती अनुपातों का नियम, परिवर्ती अनुपातों का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये देखिए इसमें एक पॉइंट आता है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो कब लागू होता है, तो इसका आंसर रहेगा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का जो रूल है वो लागू होता है कब? अल्पकाल में। कब लागू होता है? अल्पकाल में लागू होता है। इसके अन्य और क्या क्या नाम है? इसके अन्य नाम है, एक तो इसको रासमान सीमांत उत्पाद नियम के नाम से जाना जाता है, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा प्रतिफल के नियम यानी लॉ ऑफ रिटर्न के नाम से इसको जाना जाता है। तो देखिए ये इसके अन्य नाम और ये कब लागू होता है, ये चीजें क्या है कि एक नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा जा सकता है कि जो रासमान पैमाने का रासमान जो सीमांत उत्पाद नियम है वो कब लागू होता है, तो अल्पकाल में लागू होता है। परिवर्ती अनुपातों का जो नियम है वो कब लागू होता है, तो ये आप कह सकते हैं कि भी अल्पकाल में लागू होता है। अल्पकाल की बात आते ही अपने सामने कंसेप्ट है वो आ जाना चाहिए कि अल्पकाल की अवधारणा में अपन ने ये पढ़ा था कि अल्पकाल में उत्पादन के सभी साधन जो होते हैं, उत्पादन के जो सभी कारक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो कांस्टेंट यानी कि स्थिर होते हैं। चाहे तो अपन एक किसी कारक को क्या है वेरिएबल बना सकते हैं जिसको अपन श्रम लेके चलते हैं कि हम अल्पकाल में केवल श्रमिकों की संख्या को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अपन नंबर ऑफ लेबर्स को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, यानी कि उसको अपन वेरिएबल एक फैक्टर के रूप में काम में ले सकते हैं। अल्पकाल का एक कंसेप्ट कहता है। तो ये लागू होता है कब? अल्पकाल में लागू होता है। अन्य इसके ये नाम है। कहते किसे हैं परिवर्ती अनुपातों का नियम, तो कहेंगे अल्पकाल में सभी साधन स्थिर होते हैं परंतु किसी एक साधन को परिवर्ती किया जा सकता है। अतः परिवर्ती कारक या साधन की इकाइयों में वृद्धि करने से उत्पादन में जो परिवर्तन आता है, उत्पादन में जो परिवर्तन आता है परिवर्ती अनुपात कहलाता है। इस नियम के अनुसार परिवर्ती साधन की मात्रा में वृद्धि करने पर परिवर्ती साधन की इकाइयों में वृद्धि करने से उत्पाद में वृद्धि होती है तथा एक निश्चित बिंदु के बाद कमी होने लगती है। अर्थात उत्पादन की जो मात्रा एक फर्म प्राप्त करना चाहती है उसी के अनुपात में परिवर्ती साधन की इकाइयों में परिवर्तन किया जाता है। यानी कि अल्पकाल में सभी साधन कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं। एक साधन को परिवर्ती रखा जा सकता है। तो ये कहते हैं कि परिवर्ती साधन में जिस अनुपात में वृद्धि होती है उसके अनुसार जिस अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है वो होता है परिवर्ती अनुपात। क्या होता है? परिवर्ती अनुपात। यानी कि परिवर्ती कारक की इकाई में वृद्धि करने से उत्पाद में जो परिवर्तन आता है उसको परिवर्ती अनुपात कहते हैं। इस नियम के अनुसार परिवर्ती साधन की इकाई में वृद्धि करने से उत्पाद में वृद्धि होती है, तो एक निश्चित बिंदु के बाद क्या है
कमी होने लगती है। अर्थात उत्पादन की जो मात्रा एक फर्म प्राप्त करना चाहती है उसी अनुपात में परिवर्ती साधन की इकाइयों में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। कंक्लूजन के तौर पे अपन ये कह सकते हैं कि अल्पकाल में परिवर्ती साधनों की इकाइयों में जिस अनुपात में परिवर्तन किया जाता है उसके फलस्वरूप उत्पादन में जो परिवर्तन आता है वही परिवर्ती अनुपातों का नियम होता है, वही परिवर्ती अनुपातों का नियम होता है। बात समझ में आई होगी। अब देखिए इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। परिवर्ती अनुपातों के नियम में उत्पादन की 3 स्टेज होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। अपन ने टोटल प्रोडक्ट कर्व पढ़ा है, एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व पढ़ा है। उन तीनों के माध्यम से हम यहां 3 स्थितियां निकाल के लाएंगे जो अपन परिवर्ती अनुपात के नियम में पढ़ेंगे। 3 स्टेज, ठीक है, 3 चरण इसके अपन देखेंगे। प्रथम चरण में क्या होता है, द्वितीय चरण में क्या होता है और तृतीय चरण में क्या होता है। तो देखिए प्रथम चरण की बात करेंगे और पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके हम एक एक चरण की बात करेंगे। तो देखिए डायग्राम बनाते हैं पहले इसका। थोड़ा साइड में बना लेते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन भी अपने को देना होगा, तो थोड़ा एक साइड में इस डायग्राम को ले लेते हैं। देखिए ये बनाया अपन ने टीपी कर्व। ये बना दिया एपी, और ये बना दिया एमपी, ठीक है। आपको स्केल लेना है, स्केल से यूं करते हुए और इसको मैच कर देना है, मिला देना है, ठीक है। ये है देखो परिवर्ती अनुपातों के नियम का डायग्राम। ये परिवर्ती अनुपातों के नियम का डायग्राम है, ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या है, परिवर्ती अनुपातों के नियम के डायग्राम की जब अपन बात करेंगे तो इसमें दरअसल क्या होता है उस चीज को अपन नोट करते हैं। आपकी जो पहली स्टेज है ये फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट, ये सेकंड स्टेज है और ये जो है वो थर्ड स्टेज है, ठीक है। सेकंड स्टेज और लास्ट में जो दे रखी है वो है थर्ड स्टेज। ये देखिए प्रथम, सेकंड और थर्ड, कोई हार्ड नहीं है, इसके अंदर लिखना है। फर्स्ट फेज की बात करेंगे, प्रथम स्टेज क्या कहती है इसकी। इस चरण में परिवर्ती कारक में वृद्धि के साथ कुल उत्पाद में बढ़ती हुई दर इंक्रीजिंग रेट से
वृद्धि होती है, वृद्धि होती है तथा औसत उत्पाद में भी वृद्धि होती है, सीमांत उत्पाद में प्रारंभ में तीव्र वृद्धि या एपी से तीव्र वृद्धि होती है और एक निश्चित बिंदु पर पहुंचकर गिरावट आने लगती है। प्रथम चरण के अंत में सीमांत उत्पाद वक्र औसत उत्पाद वक्र को इसके अधिकतम बिंदु पर ऊपर से काटता है। बात समझ में आई? देखिए, पहली स्थिति में क्या होगा कि कुल उत्पाद है वो तेज गति से वृद्धि करेगा। यहां तक की बात कर रहे हैं अपन, तेज गति से वृद्धि करेगा। इसके साथ साथ एपी और एनपी भी क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। एपी कंटिन्यू है, वो वृद्धि के मूड में ही रहेगा। प्रथम चरण की मैं जहां तक बात कर रहा हूं, एपी है वो बढ़ती हुई ही रहती है। परंतु एमपी में क्या होता है कि तेज गति से वृद्धि होती है और देखिए पहली स्टेज खत्म होने से पहले इसमें क्या होने लगी? गिरावट। तो ये क्या हो जाता है? गिरने लग जाता है। और जहां प्रथम चरण का एंड हो रहा है उस जगह पे ये एपी को ऊपर से उसके अधिकतम बिंदु पर काटता हुआ क्या करता है? नीचे निकल जाता है। क्या हो जाता है? नीचे निकल जाता है। बात समझ में आई होगी? ये पहली स्थिति बताती है। पहला चरण कहता है कब? जब अपन परिवर्ती जो साधन है उनकी मात्रा में वृद्धि करते हैं, उनकी इकाइयों में वृद्धि करते हैं, तो पहला चरण अपना ये होता है। क्लियर? देखिए सेकंड स्टेज की बात करते हैं अपन। सेकंड स्टेज, दूसरे चरण में कुल उत्पाद में वृद्धि की गति धीमी हो जाती है तथा औसत उत्पाद व सीमांत उत्पाद में गिरावट आने लग जाती है। एमपी में गिरावट एपी की तुलना में तेजी से होती है। यहां एपी ग्रेटर देन एमपी रहता है। देखिए ये स्टेज शुरू हो रही है, वहां की बात कर रहे हैं। एमपी गिरता हुआ है, एपी में गिरावट प्रारंभ हो गई। ये जो अपना धीमी गति से बढ़ रहा है एपी है वो धीमी गति से क्या करता है? वृद्धि करता है। और यहाँ स्थिति होती है कि एपी है वो ग्रेटर देन क्या होता है? एमपी होता है। एपी है वो एमपी से ज्यादा होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे की स्थिति, इस चरण के अंत में कुल उत्पाद अधिकतम हो जाता है जिसके फलस्वरूप सीमांत उत्पाद शून्य हो जाता है। कैसा हो जाता है? शून्य
हो जाता है। आगे का पार्ट मैं यहां लिख रहा हूं, परंतु औसत उत्पाद में गिरावट जारी रहती है। औसत उत्पाद में गिरावट जारी रहती है। ये इसकी कौन सी स्टेज है? सेकंड स्टेज बताती है। ये जो मैं बता रहा हूं आपको कि सेकंड स्टेज इसकी क्या कहती है कि जो है उसमें गिरावट आने लग जाती है। पहले तो देखिए लास्ट स्टेज की बात कर रहे थे, सेकंड के लास्ट का चरण समझ रहे हैं। सेकंड का लास्ट होता है यहां, तो यहां देखिए बी बिंदु की बात करेंगे तो बी बिंदु पे क्या हो जाता है, टीपी तो अधिकतम है और एमपी क्या है, शून्य हो जाता है। एमपी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसमें आपको डायग्रामेटिक भी वर्णन कर देना है, वो तो आप डायग्राम से देख के कर सकते हो कि जैसे एपी है वो यहां तक इस बिंदु तक वृद्धि कर रहा है, ए बिंदु तक अपनी फर्स्ट स्टेज होती है, तो यहाँ ए बिंदु के ऊपर देखिए ऐसी ऐसी स्थिति है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ये चीजें अपने को लिखनी है इसमें, ठीक है। सेकंड स्टेज में कि बी जो बिंदु है वहां अपनी सेकंड स्टेज होती है ए से लेके बी तक, तो ए से लेके बी तक की क्या स्थितियां हैं वो अपने को इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसमें लिखनी है, ठीक है। थर्ड स्टेज की बात करते हैं। थर्ड स्टेज, तीनों स्थितियों में ये ध्यान रखना है कि परिवर्ती जो आगत है वो निरंतर क्या रहेगी, बढ़ती रहेगी। परिवर्ती आगतों में हम निरंतर क्या करते रहेंगे, वृद्धि करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे, वृद्धि करते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए तीसरी स्टेज बी से स्टार्ट होके सी तक की बात करती है। इस चरण में कुल उत्पाद में गिरावट आने लगती है तथा सीमांत उत्पाद नकारात्मक हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है तथा औसत उत्पाद में गिरावट जारी रहती है, परंतु एपी हमेशा सकारात्मक रहता है। एपी हमेशा सकारात्मक रहता है। बात समझ में आई होंगी। देखिए प्रथम स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज पढ़ी है। प्रथम स्टेज की स्थिति है जो 0 से लेके ए तक है। यहां क्या होगा, तीनों चीज इंक्रीज होंगी। इसके अकॉर्डिंग परिवर्ती आगतों में वृद्धि के अकॉर्डिंग, परिवर्ती आगत में अपन वृद्धि करते रहेंगे, वैसे वैसे टीपी एपी एमपी तीनों क्या रहेंगी, वृद्धि करती रहेंगी। तीनों में क्या होती रहेगी, वृद्धि होती रहेगी, निरंतर जारी रहेगी। लेकिन पहले स्टेज में अपन ये देख रहे हैं कि जो सीमांत उत्पाद है वो एक बिंदु पर अधिकतम होने के बाद में क्या होता है, गिरने लग जाता है और प्रथम चरण के अंत में पहुंचते पहुंचते वो एपी को उसके अधिकतम बिंदु पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, काट देता है। इससे पहले एमपी ग्रेटर देन एपी की स्थिति होती है। वर्णन अपन ने वही किया है। यदि आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो, आपने देखा हो एपी टीपी एमपी कर्व को ध्यान से पढ़ा हो, तो वही बातें यहां अपन ने रिपीट की हैं। सिचुएशन वो की वो है, केवल 3 स्थितियों में बांट दिया कुछ समझने के लिए कि कैसे कैसे क्या क्या परिवर्तन होता है। आपको कोई ये कहे कि प्रथम जो स्तर होता है वहां उत्पादन की क्या स्थिति होती है, तो वहां उत्पादन है वो वर्धमान होता है। कैसा होता है, वर्धमान होता है। कैसा होता है, वर्धमान। दूसरी में बात करें तो वहां जो उत्पादन है वो क्या हो जाता है, थोड़ा ढीला पड़ जाता है। उत्पादन क्या है, ढीला, यानी कि वो कह सकते हैं कि स्थिर हो जाता है। कैसा हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तीसरी स्टेज की अपन बात करें तो वहां जो है वो उत्पादन है वो रासमान हो जाता है। कैसा हो जाता है, रासमान हो जाता है, गिरता हुआ हो जाता है। और यदि आपको कोई ये क्वेश्चन पूछे कि जो तृतीय स्थिति है उसमें क्या कोई फर्म अपने उत्पादन को निरंतर जारी रखना चाहेगी, तो बिल्कुल अपना आंसर ये रहेगा कि तीसरी स्थिति में कोई भी फर्म अपने उत्पादन को जारी नहीं रखना चाहेगी, क्योंकि उत्पादन तब तक जारी रखा जाता है जब तक कि सीमांत उत्पाद का मूल्य शून्य नहीं हो जाता है। सीमांत उत्पाद का मूल्य शून्य होने के बाद कोई भी फर्म अपने उत्पादन को निरंतर जारी नहीं रखती है। कोई भी जो फर्म है वो अपने उत्पाद को निरंतर जारी नहीं रखना चाहेगी, क्योंकि वहां फर्म को क्या होगा, नुकसान होगा। फर्म को क्या होगा, नुकसान होगा। बात समझ में आई होंगी मेरी। द्वितीय स्थिति में क्या होता है कि दोनों में गिरावट, एपी एमपी में क्या रहती है, गिरावट रहती है, लेकिन एमपी की गिरावट एपी की तुलना में तेजी से होती है। एमपी की गिरावट एपी की तुलना में क्या होती है, तेजी से होती है। और जैसे जैसे स्थिति बढ़ती है और अपन सेकंड जो चरण अपना स्टेज है उसके लास्ट में पहुंचते हैं, तो सिचुएशन हमारे सामने ये बन जाती है कि जो कुल उत्पाद है वो तो हो जाता है मैक्सिमम, और सीमांत उत्पाद है वो क्या हो जाता है, शून्य, और औसत उत्पाद फिर भी निरंतर धीमी धीमी गति से क्या होता है, गिरता हुआ रहता है। कैसा रहता है, गिरता हुआ रहता है। समझ में आई बात।
ठीक है, दूसरी हो गई। तीसरी स्थिति में बात करेंगे कि तीसरी स्थिति में अपन स्टार्टिंग में देखते हैं कि टीपी एपी एमपी तीनों में क्या हो रही है, गिरावट होती है। टीपी एपी एमपी और तीनों में क्या हो रही है, गिरावट हो रही है। लेकिन जब टीपी में गिरावट आती है उस समय जो एमपी की स्थिति आप देख रहे होंगे कि ये क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। कैसा हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। और एपी निरंतर गिरता रहता है, लेकिन एपी की एक खास बात है कि ये हमेशा कैसा रहेगा, सकारात्मक ही रहेगा। एपी का मूल्य किसी भी स्टेज पे जीरो नहीं हो सकता, ये ध्यान में रखने का एक बिंदु है। तो ये है अपना परिवर्ती अनुपातों का नियम। परिवर्ती अनुपातों का नियम, उसकी 3 स्थितियां। क्वेश्चन को कैसे करना है, ये क्वेश्चन बहुत बार जब 6 नंबर के ऐसे टाइप क्वेश्चन का पैटर्न था उस समय ये 1 साल छोड़ के 1 साल हर बार पूछा गया प्रश्न है कि परिवर्ती अनुपातों के नियम की रेखा चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी भी आपको ये क्वेश्चन 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि परिवर्ती अनुपातों के नियम को समझाइए। तो इसको पहले आप परिवर्ती अनुपातों के नियम की परिभाषा लिखेंगे, उसमें बताएंगे कि जब परिवर्ती आगतों में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है उसके अकॉर्डिंग जो उत्पाद अपना कुल उत्पाद होता है उसमें जो परिवर्तन आता है या जिस अनुपात में परिवर्तन होता है उसे परिवर्ती अनुपात कहते हैं। और यह नियम अल्पकाल में लागू होता है। इस नियम के अनुसार परिवर्ती आगतों में वृद्धि करने के फलस्वरूप उत्पादन में क्या होती है, एक स्तर तक वृद्धि होती है, उसके बाद में जो वृद्धि की दर है वो कम हो जाती है और उसके बाद गिरावट आने लगती है। इसको हम 3 स्टेज में समझ सकते हैं, प्रथम स्टेज, द्वितीय स्टेज, तृतीय स्टेज। डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के अकॉर्डिंग अपना ये एक्सप्लेनेशन जो है वो लिखेंगे। तो ये आपका परिवर्ती अनुपातों का नियम है। अगले बिंदु की कल अपन चर्चा करेंगे, इसी से रिलेटेड है, दीर्घकाल में जो लागू होता है पैमाने का प्रतिफल जिसे कहते हैं, रिटर्न टू स्केल की अपन बात करेंगे। थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जिनको रिक्वायरमेंट है, जो मोस्टली जिन बच्चों को ट्यूशंस वगैरह नहीं मिल पाते हैं, ऐसे बच्चों को आप सब्सक्राइब कराइए ताकि उनको फायदा मिले। ये हमारा प्रयास है। थैंक यू।